हम सर्किट थियरी को कंटिन्यू करेंगे। हम क्या देखने जा रहे हैं? एलआर सर्किट। हमने एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया है जिसका वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी। अब मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब जब करंट यहां से जाएगा तो बच्चा लोग इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। ये करंट यूं जा रहा है, मतलब ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सही है? नहीं, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। सो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम VR बोल देते हैं और रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? VR। अब बच्चा लोग ये जो V0 है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो V0 है क्या ये इसी के अंदर बटेगा? सबसे पहले चलो हम VR और VL की इक्वेशन लिखते हैं। VR क्या हो जाएगा? VR इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा एंड VL क्या हो जाएगा? VL V0 साइन ओमेगा टी। इंडक्टर के अंदर वोल्टेज करंट से पीछे होता है क्या आगे होता है? वोल्टेज इंडक्टर में आगे होता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इंडक्टर क्या करता है? करंट को पकड़ के रखता है। किसको पकड़ के रख रहा है? करंट को। तो वोल्टेज आगे निकल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2? अच्छा, अब बच्चा लोग देखो ये जो VR और VL है, ये दोनों एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट, V0 जो है ना इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V0 इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बट हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि V0 इज इक्वल टू VR प्लस VL, नहीं, ये गलत हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे फेज डिफरेंस है ना, फेज डिफरेंस होने के कारण, आई रिपीट, फेज डिफरेंस होने के कारण ये वोल्टेज इन दोनों को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे? बट अच्छा, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके V0 नहीं निकाल सकते। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे काइंड ऑफ वेक्टर एडिशन होगा, काइंड ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे? देखो अगर सपोज करो कि ये मैं करंट ले लूं I, जो कि क्या होगा? I0 साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज के अंदर का रेजिस्टेंस तो इसी के डायरेक्शन में होगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्या चीज? फेजर डायग्राम। अगर ये करंट है तो क्या ये वोल्टेज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा? बिकॉज दोनों का फेज सेम है। अच्छा, और इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर में वोल्टेज आगे भाग रहा है। कितना आगे भाग रहा है? प्लस पाई बाय 2 से। यानी क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं? VL, बोलो सही है, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस का वोल्टेज और उससे 90 डिग्री आगे इंडक्टर का वोल्टेज। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही कहीं आएगा ना। सो दिस विल बी योर V0। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रिजल्टेंट निकालने का? 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 4 रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। समझ आ रहा है? क्लियर? अच्छा, देखो मैं V0 की बात कर रहा हूं, सो ये मैक्सिमम वोल्टेज है तो मैं इसका भी मैक्सिमम और इसका भी मैक्सिमम लूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं? V0 इन रेजिस्टर, V0 इन इंडक्टर। एक काम करता हूं, उसको थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूं। हम तो मैक्सिमम वोल्टेज ढूंढ रहे हैं ना,
तो इसके अंदर का मैक्सिमम और इसके अंदर का मैक्सिमम। अच्छा, अब मैक्सिमम वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। सो V नॉट के बदले क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I नॉट R का स्क्वायर, और इधर I नॉट रेजिस्टेंस क्या होता है इंडक्टर में, XL होता है ना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो ये हो जाएगा XL का स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर कहानी हुई? हमने वेक्टर एडिशन क्यों किया? बिकॉज हमने उसका फेजर डायग्राम जब देखा तो हमको क्लिक हुआ कि यार ये तो दो अलग अलग वेक्टर है और इन दोनों को ऐड करना है, तो वेक्टर एडिशन कर लिया। फिर ये मैक्सिमम है तो इन दोनों का मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया। मैक्सिमम वोल्टेज कैसे मिलता है? V इज इक्वल टू IR। सो हमने मैक्सिमम करंट और रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट और रेजिस्टेंस ले लिया। अच्छा, अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो I नॉट स्क्वायर, उसको कॉमन ले लो, I नॉट स्क्वायर, यहां से I नॉट स्क्वायर, यहां से I नॉट स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब जरा देखो I नॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्या ये बाहर आ जाएगा? I नॉट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये बाहर आ जाएगा। I नॉट और रूट के अंदर क्या बचा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बच्चा जरा ध्यान से सुनो, ये V नॉट पूरे सर्किट का है, ये I नॉट भी पूरे सर्किट का है। V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। इसका मतलब ये जो चीज है, क्या ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बन जाएगा? ये XL अकेले इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इट विल बिहेव लाइक रेजिस्टेंस। एंड द मैजिकल थिंग इज कि इसको हम एक नवा नाम देते हैं, V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू Z। ये जो टर्म है इसको हमने एक नवा सिंबल दे दिया Z, जहां पे Z की वैल्यू है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, और इसका नाम है इंपीडेंस। इसको एक नवा नाम दे दिया गया, क्या, इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंपीडेंस। समझ आया बच्चा लोग? तो ये कहानी हो रही है जब इंडक्टर और रेजिस्टर को साथ में लाया जा रहा है, और ये फेजर डायग्राम भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक चीज और बताओ मुझे, देखो Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर रेजिस्टेंस एक वेक्टर होता और XL अगर एक वेक्टर होता तो Z उसका रिजल्टेंट होता? देखो ना, ये वेक्टर, ये वेक्टर, सो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ऐसा लिखा था रिजल्टेंट, तो ये Z भी तो एक तरह का रिजल्टेंट ही हुआ। तो क्या मैं इस चीज को ग्राफिकली ऐसे दिखा सकता हूं, ये XL नहीं, ये R, ये XL और ये आ गया बीच में कहीं पे रिजल्टेंट Z। बोलो सही है? अब हमें क्या बताना है, इसका डायरेक्शन, देखो इसका फेस बताना है। ये जो फाइनल आया ना इसका फेस, तो ये हम ले लेते हैं ये वाला एंगल फाई। ओके, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। अच्छा, मुझे अगर 5 निकालना है, चलो मैं यहां से निकालता हूं इसकी वैल्यू। अच्छा लोग, मैं इसका प्रोजेक्शन इधर और इसका प्रोजेक्शन यहां लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये है VL, है ना, ये VL और ये क्या है, चलो इसको ले लेता हूं। ये देखो मैं यहाँ पे tan लगाता हूं, कहां लिखूं, यहां लिख लूं, tan 5 इज इक्वल टू VL डिवाइड बाय, देखो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट क्या है VL और एडजेसेंट क्या है VR, VL बाय VR,
इसकी फॉर्मूला क्या होती है, आई नॉट एक्सएल अपॉन आई नॉट आर, आई नॉट कट। इन शॉर्ट tan फाई क्या हो गया, एक्सएल बाय आर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये हमने क्यों निकाला, ये हमने फाई को निकाला है, ध्यान से सुनो। क्या ओवरऑल सर्किट कंबाइन करने के बाद ओवरऑल ये फेजर डायग्राम बन रहा है। देखो ये आपका करंट है और ये आपका वोल्टेज है ना, यही तो आपका करंट है और ये वोल्टेज। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपका वोल्टेज अभी भी करंट से आगे है। जब प्योरली इंडक्टर था तो वोल्टेज करंट से कितना आगे था, 90 डिग्री। लेकिन जब मैंने रेजिस्टर लगा दिया तो रेजिस्टर ने क्या कर दिया, थोड़ा वोल्टेज को खींचना चालू कर दिया। खींचने का मतलब है कि रेजिस्टर बोल रहा है कि जहां जहां करंट जा रहा है वहां वहां वोल्टेज तू जा, लेकिन इंडक्टर बोल रहा है नहीं वोल्टेज तू आगे जा। सो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से वो 90 डिग्री से कम होके 5 हो गया। यानी ओवरऑल अगर मुझे बोलना हो तो मैं अभी क्या बोलूंगा, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 5। अब ये जो वैल्यू है 5 ये डिपेंड करेगी आर और एल की वैल्यू पे। जब अकेला इंडक्टर था तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री आती थी, मुझे पता था। लेकिन इस समय डिपेंड करेगा कि एल और आर की क्या वैल्यू होगी। जो भी वैल्यू हो लेकिन वोल्टेज कंपलसरी करंट से आगे ही रहेगा। कितना आगे रहेगा, बाय एंगल 5। समझ आ रहा बच्चा लोग। सो ये पूरी थियरी थी इस सर्किट की। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन में आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है और वोल्टेज सप्लाई दे रखा है। आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट इंपीडेंस वी आर वी एल, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, फिर टोटल वोल्टेज, यानी कि टोटल वोल्टेज तो चलो हो गई हमारे पास। और दूसरा हमें बोला जा रहा है करंट फाइंड करो, आईटी, जो कि टाइम पे डिपेंड करेगा। फिर अच्छा वीटी तो एक्चुअली दे रखा है ना हमको, तो ये तो करने की जरूरत नहीं है। वीटी मतलब यही हुआ, हमें ढूंढना है आईटी, ऐसा करंट जो टाइम पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद कौन कितना लीड कर रहा है, यानी कि एंगल 5 फाइंड करना है। चलिए शुरू करें। ओके, सबसे पहले इंपीडेंस। इंपीडेंस की फॉर्मूला क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर रूट ऑफ। आर तो है, एक्सएल है मेरे पास नहीं, तो एक्सएल ढूंढ लो पहले। एक्सएल मतलब ओमेगा इनटू एल। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, देखो साइन ओमेगा टी। सो ओमेगा कितना दे रखा है, 100 पाई इनटू एल। एल कितना दे रखा है, 2 बाय पाई। पाई पाई कट, कितना आ गया एक्सएल, 200 ओम। अब मुझे चाहिए इंपीडेंस। सो इंपीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर कितना है 200, 200 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है अगेन 200 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 200 रूट 2, है ना। 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर तो ट्वाइस ऑफ 200 स्क्वायर, तो 200 बाहर और 2 अंदर रहेगा। इसका भी यूनिट ओम, इंपीडेंस का यूनिट भी ओम होगा, बिकॉज़ इंपीडेंस क्या है, अल्टीमेटली रेजिस्टेंस है। सो ये आ गई इंपीडेंस की वैल्यू। अब आपको फाइंड करना है V नॉट R और V नॉट L, मैक्सिमम करंट इन रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर। तो कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज इन रेजिस्टेंस कितना होता है, I नॉट R। क्या I नॉट पता है आपको, क्या I नॉट पता है, नहीं पता है। प्रॉब्लम है कि I नॉट हमको नहीं पता, लेकिन हमको V नॉट पता है। देखो हमको V नॉट पता है, V नॉट कितना दे रखा है 200। क्या मैं यहां से I नॉट निकाल सकता हूं, तो चलो सबसे पहले I नॉट निकालते हैं। मैक्सिमम या पीक करंट, चलो नाम अच्छा लेते हैं, पीक करंट
आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड बोल सकता हूं बच्चा। इसमें देखो करंट तो सेम जाएगा, सीरीज में है तो। सो वी आई इज इक्वल टू वी बाय आर, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है, जेड यानी इंपेडेंस। तो वी नॉट कितना है 200 और जेड कितना है इंपेडेंस 200 रूट 2, 200 का क्या बचा 1 बाय रूट 2। सो आई नॉट की वैल्यू मिल गई 1 बाय रूट 2। अब ये फाइंड कर लो। सो वी नॉट इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कितना है 1 बाय रूट 2 इंटू आर कितना है 200। कैलकुलेट करो 200 डिवाइड बाय 1.41, रूट 2 की वैल्यू 1.41, 200 डिवाइड बाय 1.41 141.84 एम्पियर, सॉरी वोल्टेज। ठीक है। सिमिलरली इंडक्टर का वोल्टेज V नॉट L इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL। इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो XL होता है ना। सो I नॉट की वैल्यू कितनी आई थी 1 बाय रूट 2 इंटू XL। XL ढूंढा था हमने, ये लिया 200। ओहो ये तो सेम आ गया, यानी 141.84 वोल्टेज। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। आखिर में क्या बचा 5। तो बच्चा लोग 5 हमने देखा था tan 5, यही करूं tan 5 इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, जल्दी बोलो, भूल गए। इधर हमने क्या लिया था VR लिया था, इधर क्या लिया था VL लिया था। सो जितना ये उतना ये 5, तो tan 5 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ये VL है तो ये भी VL हो जाएगा, यानी VL अपॉन VR। I नॉट, मतलब बहुत जल्दी भूल जाते हो, I नॉट XL अपॉन I नॉट R, कट। तो क्या बचा XL बाय R। ये फॉर्मूला याद रखो डायरेक्टली, बार डेरिवेशन नहीं होता, इसको डायरेक्टली याद रखो। सो tan 5 इज इक्वल टू XL कितना था 200, R कितना है 200, तो ये कितना हो गया 1। अच्छा tan की वैल्यू 1 कब आती है, जब एंगल 45 हो। इसका मतलब फाई की वैल्यू यहां क्या हो गई 45 डिग्री। सो हमें 5 मिल गया। आखिर में एक चीज बची IT मतलब ये वाले फॉर्म का अगर। तो बच्चा लोग हमने अभी भी देखा था कि इस सर्किट में LR सर्किट में जो ओवरऑल करंट होता है वो वोल्टेज से पीछे रहता है 5 से। सो हम क्या करेंगे, यहां पे I नॉट साइन ओमेगा t -5 कर देंगे। कौन पीछे रहता है, करंट ना, करंट को पकड़ के रखता है तो करंट पीछे रहता है। सो कितना पीछे रहेगा 5 से। वैल्यू पुट कर दो I नॉट की वैल्यू ढूंढ ली थी ना, ये रही 1 अपॉन रूट 2 साइन 100 पाई t माइनस 5 कितना आ गया 45। सो ये 45 या 45 के बदले हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। 45 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा पाई बाय 4। सो ये हो गया हमारा IT। क्लियर। देखो बच्चों क्वेश्चन बड़े हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, नवे टर्म्स आपने इस चैप्टर में पढ़े। इन फॉर्मूलाज को, इन टर्म्स को आपको याद रखना है, कैसे, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने से। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं। अगली बार हम इसी का एक कैपेसिटर और रेजिस्टर सर्किट देखेंगे, यानी कि CR सर्किट। सारी कहानी ऐसी रहेगी, बस थोड़ा वोल्टेज करंट अप डाउन रहेगा, बाकी पूरी स्टोरी हमें यही देखनी है। क्लियर, चलिए।